गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसायिक संगठन। कल आपको संयुक्त पूंजी कंपनी के लाभ के बारे में बताया गया था। आज इनकी सीमाएं अथवा दोषों के बारे में बताया जाएगा। यानी प्रश्न आपका इस प्रकार बनेगा कि संयुक्त पूंजी कंपनी के दोष अथवा सीमाएं बताइए। तो इसकी निम्नलिखित कुछ सीमाएं हैं। पहली क्या है? निर्माण में जटिल। कंपनी के गठन हेतु अधिक समय, प्रयत्न, कानूनी आवश्यकताओं एवं निर्माण प्रक्रिया की विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए एकल व्यवसायी तथा साझेदारी की तुलना में कंपनी का गठन ज्यादा कठिन होता है। अर्थात कंपनी के गठन के लिए बहुत अधिक समय और कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, जिसके कारण इसका निर्माण एकल व्यापारी अथवा साझेदारी की तुलना में कंपनी का जो गठन होता है वह बहुत ही कठिन होता है। यानी कंपनी के निर्माण में कई जटिलताएं आती हैं। सेकंड है गोपनीयता में कमी। कंपनी का स्वरूप सार्वजनिक होता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी को यथा समय कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करनी होती हैं। उन समस्त सूचनाओं की जानकारी जन साधारण को भी उपलब्ध कराई जाती है। अतः कंपनी परिचालन में पूर्ण गोपनीयता रखना कठिन होता है। अर्थात जो कंपनी का प्रारूप होता है वह सार्वजनिक होता है। अर्थात कंपनी संबंधी जो भी जानकारियां हैं वो कंपनी को यथा समय पर कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ भी कार्यालय में जो सूचनाएं उपलब्ध करानी पड़ती हैं, जिसके कारण कंपनी संबंधी सूचनाएं गोपनीय नहीं रह पाती। अर्थात कंपनी के संचालन में गोपनीयता का अभाव पाया जाता है। नंबर 3 है अवैयक्तिक कार्य वातावरण। कंपनी में स्वामी एवं प्रबंधकों के अलग अलग रहने के कारण एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारी गण न तो कोशिश करते हैं और न ही व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। कंपनी का आकार विस्तृत होता है। इस कारण स्वामी एवं उच्च प्रबंधकों के लिए कर्मचारी, ग्राहक तथा लेनदारों से व्यक्तिगत संपर्क रखना कठिन हो जाता है। अर्थात कंपनी में क्योंकि इसका आकार बहुत ही बड़ा होता है, तो जो कंपनी के स्वामी एवं प्रबंधक होते हैं यानी जो कंपनी के संचालक होते हैं वो कंपनी के ग्राहकों, कर्मचारियों और लेनदारों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं रख पाते, जिसके कारण अवैयक्तिक कार्य वातावरण का माहौल बन जाता है। अर्थात सब एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। तीसरा है अनेकानेक नियम। कंपनी के कार्य के संचालन हेतु अनेक कानूनी प्रावधान एवं बाधाएं होती हैं। कंपनी पर अंकेक्षण, मतदान करने, विवरण जमा करने तथा प्रलेख तैयार करने के संबंध में कई प्रतिबंध होते हैं। इसके साथ ही उसे रजिस्ट्रार, सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड जैसी कई संस्थाओं को से विभिन्न प्रमाण पत्र लेने होते हैं। इस कारण कंपनी की परिचालन संबंधी स्वतंत्रता कम हो जाती है एवं इन सभी औपचारिकताओं में बहुत समय, प्रयत्न एवं पैसा लगता है। अर्थात कंपनी का व्यवसाय आरंभ करने के लिए कंपनी को अनेक नियमों या प्रावधानों को मानना पड़ता है। कंपनी का अंकेक्षण, मतदान, विवरण जमा कराना, अनेक प्रलेखन आदि कई प्रतिबंध ऐसे कंपनी पर होते हैं, जिसके कारण कंपनी की स्थापना में एवं इसकी औपचारिकताओं में बहुत अधिक समय, प्रयत्न एवं पैसा लगता है। क्योंकि कंपनी को अपनी सूचनाएं रजिस्ट्रार को, सेबी को यानी स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और कंपनी लॉ बोर्ड, इन सब के नियम कंपनी को मानने पड़ते हैं और अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए इनसे विभिन्न प्रमाण पत्र लेने होते हैं। उसके बाद ही कंपनी अपना व्यवसाय आरंभ कर सकती है। नंबर 4 निर्णय में देरी। कंपनी का प्रबंध प्रजातांत्रिक तरीके से निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसके उपरांत प्रबंधन के विभिन्न स्तर, उच्च, मध्यम एवं निम्न स्तर के प्रबंध आते हैं। विभिन्न प्रस्तावों के संप्रेषण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया के कारण निर्णय लेने में ही नहीं अपितु उनके क्रियान्वित करने में भी विलंब होता है। अर्थात कंपनी का जो प्रबंध होता है वो प्रजातांत्रिक तरीके से होता है। पहले निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। उसके उपरांत प्रबंधन के विभिन्न स्तरों, प्रबंधन 3 प्रकार का होता है: निम्न स्तर प्रबंधक, मध्यम स्तर और उच्च स्तर। उन सबसे संप्रेषण करना पड़ता है और उनसे अनुमोदन की प्रक्रिया के कारण उनसे अनुमोदन लेना पड़ता है उन निर्णयों पर। इसके कारण निर्णय लेने में थोड़ा विलंब हो जाता है।
जिसका प्रभाव कंपनी व्यवसाय पर पड़ता है। नंबर 5, अल्पतंत्रीय प्रबंधन। सैद्धांतिक रूप से कंपनी लोकतांत्रिक संस्था है। इसके अंतर्गत निदेशक मंडल मालिकों अर्थात अंशधारकों के प्रतिनिधि होते हैं। अर्थात क्योंकि कंपनी में अंशधारकों की संख्या बहुत अधिक होती है तो सभी को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलता। उनके द्वारा जो निदेशक चुने जाते हैं या संचालक चुने जाते हैं वो कंपनी का प्रबंध करते हैं और कंपनी संबंधी सभी निर्णय उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। और वर्ष के अंत में वार्षिक साधारण सभा में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उनके द्वारा अंशधारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। लेकिन क्योंकि कंपनी के अंशधारी पूरे देश में फैले होते हैं तो कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में बहुत कम अंशधारी ही पहुंच पाते हैं। तो उसमें निदेशक मंडल द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं एक तरह से वही मान्य हो जाते हैं। अर्थात जो आम अंशधारी होता है उसे अपनी बात रखने का विकल्प नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसे संचालकों द्वारा लिए गए निर्णय ही मानने पड़ते हैं। इस प्रकार कंपनी का संचालन कुछ लोगों के हाथ में ही हो जाता है, बाकी को अपनी राय या अपनी सुझाव देने का अधिकार या देने का समय नहीं मिल पाता या उन्हें कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने का समय नहीं मिल पाता। इस प्रकार आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे और आप इसे एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। धन्यवाद।